नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका विजन एकेडमी की ऑनलाइन क्लास में। आज हम करेंगे द प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल। द प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल। अब देखिए, प्रोलॉग क्या होता है। प्रोलॉग होता है किसी चीज़ की प्रस्तावना, किसी चीज़ का इंट्रो। तो कैंटरबरी टेल्स जो लिखी गई हैं, कैंटरबरी टेल्स जो लिखी गई हैं उनका एक इंट्रो दिया गया है, उसको हम बोलते हैं द प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स। ये जो कैंटरबरी टेल्स हैं ये लिखी गई थी 1387 टू 1400 के अराउंड। इसके बीच ये कैंटरबरी टेल्स लिखी गई हैं और इनका एक जनरल सा इंट्रोडक्शन करके उसके बाद अपने प्रोलॉग की तरफ जाते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि कैंटरबरी टेल्स है क्या। ये 24 स्टोरीज़ की एक कलेक्शन है जो कि इनकम्प्लीट है। ठीक है, ये इनकम्प्लीट वर्क है क्योंकि प्लानिंग कुछ और थी, बहुत ज़्यादा स्टोरी लिखनी थी, लेकिन 24 स्टोरीज़ ही लिख पाए। उनमें से 2 अनफिनिश्ड थी, ठीक है, 2 इंटरप्ट हो गई थी, तो टोटल 20 स्टोरीज़ भी कंप्लीट हमें मिलती हैं। तो देखिए क्या है कि ये है द श्राइन ऑफ सेंट थॉमस। ये आपको जो पिक्चर दिख रही है सर थॉमस बैकेट की श्राइन है। तो होता क्या है, 29 पिलग्रिम इस श्राइन में जाना चाहते हैं। ठीक है, पिलग्रिमेज फ्रॉम साउथ लंदन टू द श्राइन ऑफ सेंट थॉमस बैकेट टू द आर्क बिशप ऑफ कैंटरबरी। तो ये जो श्राइन है, ये जो चर्च आप देख रहे हैं, ये कैंटरबरी के आर्क बिशप होता है एक धर्म का जो मुख्य अध्यक्ष होता है। जितने भी जो पादरी होते हैं, जितने भी उनके ऊपर क्या है एक अध्यक्ष रखा होता है कि सबसे बड़ा पादरी हम कह सकते हैं आर्क बिशप। तो उनकी चर्च है और सेंट थे ये। ठीक है, सेंट थॉमस बैकेट की चर्च में ये जाना चाहते हैं और ये 29 पिलग्रिम्स है। और होता क्या है, ये किसी जहाँ से ये जर्नी शुरू करते हैं रास्ते में क्या एक इन है, ठीक है, एक आश्रय स्थल मान सकते हैं, वहाँ पर रुकते हैं। उस इन का नाम है द टैबर्ड इन साउथ वॉक में एक टैबर्ड इन है। और ये टोटल 29 पिलग्रिम्स यहाँ कलेक्ट होते हैं और वहाँ पे नरेटर भी उनको ज्वाइन कर लेता है। तो टोटल 30 हो जाते हैं ये। ओके, डेज ऑफ पिलग्रिमेज, 4 दिन का ये पूरा इनकी जो यात्रा थी। ठीक है, इस थॉमस बैकेट की श्राइन पर जो जाना था, 4 दिन की पूरी यात्रा थी। ये चीज़ें याद रखना पूछी जा सकती हैं अभी। पिलग्रिम्स कितने थे, ठीक है, कितने दिन की यात्रा थी, उस इन का क्या नाम था। ठीक है, इसमें टोटल टेल्स कितनी हैं, टोटल टेल्स 24 हैं। जो कैंटरबरी टेल्स हैं टोटल टेल्स 24 हैं, जिनमें से क्या है कंप्लीटेड टेल्स अगर पूछे आपसे तो वो 20 ही हैं। 20 जो कहानियां हैं वो कंप्लीट हैं और 2 स्टोरीज जो है वो अनकम्प्लीटेड हैं। कैसे, एक स्क्वायर और एक कुक की टेल, ये दोनों क्या है अनकम्प्लीटेड है, मतलब बीच में अधूरी रह गई थी। ठीक है, और 2 कहानियाँ ऐसी थी जो कि इंटरप्ट कर दी गई थी, बीच में रोक दिया गया था कहानी सुनाते सुनाते। द मॉन्क्स टेल एंड राइम ऑफ सर थॉप्स। ठीक है, राइम ऑफ सर थॉप्स, ये चौसर खुद, ये कहानी चौसर खुद बता रहा था। ठीक है, जो नरेटर है ये चौसर हिमसेल्फ है, ये खुद बता रहा था। तो ये दोनों स्टोरीज़ क्या है इंटरप्ट कर दी गई थी। और ये जो सबसे पहले जो पब्लिश हुई थी 1476 में विलियम कैक्सटन ने इसको पब्लिश किया था सबसे पहले। अब देखिए, ये था कुछ जनरल इंट्रोडक्शन। अब क्या है, कैंटरबरी टेल्स में टोटल कलेक्शन है स्टोरीज़ की 24 स्टोरीज़ की, लेकिन जो प्रोलॉग है इसका, द प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स हैं, इसमें क्या है सिर्फ जितने भी इसमें कैरेक्टर हैं, पिलग्रिम्स हैं जो ये जा रहे हैं तीर्थ यात्रा पर, ठीक है, इस सेंट थॉमस बैकेट की चर्च पर जा रहे हैं, तो उनके बारे में लिखा गया है। हमें उनके बारे में जनरल सी नॉलेज मिलती है कि उस टाइम के जो लोग थे किस तरीके के लोग थे, ये बताना चाहे हिस्टोरिकल वे में चौसर ने ये बताना चाहा है। ठीक है, तो चलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे नरेटर के। इस वीडियो में जितने भी कैरेक्टर्स हैं, इसमें जितने भी पिलग्रिम्स हैं, सभी के बारे में आपको बता दूंगा 1 बाय 1। ठीक है, जैसे 29 पिलग्रिम्स थे, एक नरेटर हो गया और एक इनका होस्ट था जो इनका मालिक था, टैबर्ड इनका मालिक था, हैरी बेली, उसका भी हम डिस्कस करेंगे लास्ट में। तो 1 बाय 1 सारे कैरेक्टर करते हैं डिस्कस। तो सबसे पहला जो कैरेक्टर है वो है नरेटर। ठीक है, नरेटर है खुद चौसर। द नरेटर हु इज़ प्रिपेयरिंग टू गो ऑन ए पिलग्रिमेज इज स्टेइंग एट द टैबर्ड इन ए टावर इन साउथ वॉक। अब देखिए क्या है, चौसर जो है
वो तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए तैयारी कर रहा है और वो कहाँ आकर रुकता है, टैबर्ड इन में, टैबर्ड इन साउथवर्क, ठीक है, इस जगह पर। तो इनका नाम यहाँ हो गया क्लियर। अ डाइवर्स कंपनी ऑफ 29 अदर पिलग्रिम्स एंटर द इन, एक और कंपनी आती है, एक और ग्रुप आता है 29 पिलग्रिम्स का, और वो आकर उसी इन में रुकता है। एंड द नरेटर जॉइंस देयर ग्रुप, और लेखक भी उनके साथ हो जाता है। तो नरेटर चौसर खुद है, वो उनके साथ उनको ज्वाइन कर लेता है। ही इज़ बोथ अ पिलग्रिम्स एंड रिकॉर्डर ऑफ ऑल इवेंट, तो वो एक तीर्थ यात्री भी है, एक यात्री भी उनके साथ, और सभी इवेंट्स को रिकॉर्ड करने वाला है। मतलब सभी पर्सन को कौन सी कहानी कौन बताता है वो सभी रिकॉर्ड करता है और उसको अपनी बुक में लिखेगा। नॉट ओनली डज द नरेटर ऑफ द स्टोरी बिकम वन ऑफ द कैरेक्टर्स इन इट, ही ऑल्सो मेक्स द रीडर अवेयर ऑफ हिज प्रेजेंस एज एन ऑथर। तो जो नरेटर है इस कहानी का, वो इस स्टोरी के अंदर एक करेक्टर ही नहीं बनता है, ठीक है, इस कैंटरबरी टेल्स के अंदर एक करेक्टर ही नहीं बनता है, बल्कि वो हर जगह अपनी प्रेजेंस फील करवाता है कि वो एक ऑथर है, जो कुछ भी उसने देखा है वो बयान कर रहा है अपने वर्क में, कैंटरबरी टेल्स में। तो हमें पता चल गया होगा किसका, नरेटर का, ठीक है, चौसर खुद है। ओके, 29+1 जो का है वो 1 नरेटर है, नरेटर चौसर हिमसेल्फ है। नेक्स्ट जो है हमारा फर्स्ट करेक्टर इसमें, ठीक है, पहली बात तो इसमें जो करेक्टर हैं इसने 3 ग्रुप में बांटे हैं, ठीक है, जितने भी करेक्टर्स हैं 3 ग्रुप में बांटे हैं। एक तो अरिस्टोक्रेटिक नोबिलिटी, ठीक है, जिसमें स्क्वायर हो गया, ठीक है, नाइट हो गया, जो युद्ध वगैरह लड़ते थे, बहादुरी के काम करते थे, ठीक है। 3 ग्रुप में सोसाइटी को बांटा है, एक तो अरिस्टोक्रेटिक, और एक मिडिल क्लास पीपल, कॉमन लोग, मिडिल क्लास, और एक चर्च से रिलेटेड, ठीक है, जिसमें पार्सन वगैरह आ जाते हैं, समनर आ गया, ये सारे चर्च से रिलेटेड टू गॉड। तो 3 ग्रुप बांटे हैं। तो सबसे पहला जो ग्रुप से हैं द नाइट, द नरेटर बिगन्स बाय डिस्क्राइबिंग द नाइट, मतलब लेखक जो है सबसे पहले जो इंट्रोड्यूस करता है हमें वो नाइट से इंट्रोड्यूस करता है, ठीक है। अ नोबल मैन हु लव्स शिवैलरी एंड फाइट फॉर ट्रूथ एंड ऑनर, जिसको शौर्य बहुत पसंद है और सच के लिए और मान सम्मान के लिए वो लड़ता है, ठीक है। द नाइट हैज़ फॉट क्रूसेड्स फॉर द सेक ऑफ क्रिश्चियनिटी, इसमें जो नाइट दिखाया गया है उसने क्रिश्चियनिटी के लिए बहुत से धर्म युद्ध लड़े हैं। क्रूसेड होता है धर्म युद्ध, ठीक है, इसमें जो नाइट दिखाया गया है उसने बहुत सारे धर्म युद्ध लड़े हैं क्रिश्चियनिटी के लिए। द नाइट इज़ मॉडेस्ट एंड वीक एज अ मेड, मतलब बड़ा ही शालीन स्वभाव का है, जैसे कि एक मेड होती है, एक स्त्री की तरह शालीन स्वभाव का है। ही नेवर स्पीक्स इल ऑफ एनीवन, वो किसी का बुरा नहीं बोलता, किसी के बारे में कभी भी बुरा नहीं बोलता है। ही वेयर्स मॉडेस्ट क्लोथ, सिंपल से कपड़े पहनता है। ही स्टैंड्स अपार्ट फ्रॉम अदर पिलग्रिमेज बिकॉज ऑफ हिज डिग्निटी एंड स्टेटस, वो अपने डिग्निटी और स्टेटस के लिए सबसे अलग जाना जाता है। इसमें प्रेज़ किया गया है, ठीक है, तो जो चौसर है उसने नाइट को इसमें प्रेज़ किया है, ठीक है। तो नाइट के बारे में समझ आया। कुछ एक बातें याद रखनी है कि बहुत ज़्यादा, एक तो अरिस्टोक्रेटिक ग्रुप से बिलोंग करता था, बहादुरी के लिए जाना जाता था, सच और मान सम्मान की लड़ाई लड़ता था, बहुत से क्रूसेड्स धर्मयुद्ध लड़े थे, मीट एंड मॉडेस्ट था, ना किसी का बुरा बोलता था और सिंपल से कपड़े पहनता था। तो ये था नाइट। नेक्स्ट हम चलते हैं अब द स्क्वायर, ठीक है, ये नाइट का बेटा था, ठीक है, द स्क्वायर। द नरेटर नेक्स्ट डिस्क्राइब द नाइट सन, आगे वो डिस्क्राइब करता है नाइट के सन को। अ स्क्वायर हु इज़ अ लिवली एंड लस्टी यंग नाइट इन ट्रेनिंग, मतलब वो भी एक योद्धा है और लेकिन उसकी ट्रेनिंग चल रही है, ठीक है। ये बड़ा खुश मिजाज और थोड़ा लस्टी टाइप का है, ठीक है, सेंसुअस प्लेजर को एंजॉय करने वाला है, लस्टी टाइप का है। ही इज़ अ यूथफुल हैंडसम एंड कर्ली हेयर्ड, वो युवा है, देखने में सुंदर है और उसके कर्ली हेयर हैं। इन कंट्रास्ट टू द नाइट ही इज़ वेन लस्टी यंग मैन, मतलब उसका जो करेक्टर है अपने पिता के करेक्टर से बिल्कुल कंट्रास्ट में है, बिल्कुल विरोधाभास में है, बिल्कुल उल्टा करेक्टर है। एक तो ये लस्टी है और एक वेन थोड़ा घमंड है, लेकिन वहाँ पर हम उसके पिता को देख सकते हैं, नाइट को देख सकते हैं, जो कि मीक है, बड़ा ही शालीन स्वभाव का है, और ये क्या है, वेन है, घमंडी स्वभाव का है। ही इंजॉय सिंगिंग, राइटिंग पोइट्री एंड हॉर्स राइडिंग, उसको सिंगिंग पसंद है, पोइट्री लिखना पसंद है और हॉर्स राइडिंग पसंद है। एंड कंसीडर्ड हिमसेल्फ
एज लेडीज़ मैन, मतलब वो अपने आप को, वो इतना सुंदर है, हैंडसम, अपने आप को एक परफेक्ट पर्सन मानता है, किसी लेडीज़ के लिए लेडीज़ मैन मानता है कि वो एक परफेक्ट पर्सन है। ही हैज़ टेकन पार्ट इन शिवेलरिक एक्सपीडिशन इन फ्लैंडर्स एंड नॉर्दर्न फ्रांस, तो उसने बहुत ही शौर्यपूर्ण अभियानों में हिस्सा लिया है, ठीक है, फ्लैंडर्स और नॉर्दर्न फ्रांस में बहुत से युद्ध लड़ने के लिए वो गया है। हिज ट्यूनिक इज एम्ब्रॉयडर्ड विद फ्लावर्स एंड हिज गाउन इज शॉर्ट विद वाइड स्लीव, मतलब उसने जो ऊपर से कोट पहन रखा है, ऊपर सा पहन रखा है, उस पर फ्लावर लगे हुए हैं, आजकल ट्रेंड में चलती हैं जैसे शर्ट्स वगैरह फूल बने होते हैं, तो ऐसा लगता है कि उसके जो ट्यूनिक पहन रखा है, उसने ओवरकोट से जो पहन रखा है, ठीक है, तो उस पर क्या है, पूरे का पूरा गार्डन लगा हो, फूलों वाला उसने पहन रखा है ट्यूनिक। ट्यूनिक एक तरह का कोट होता है, ठीक है, और गाउन जो उसने पहन रखा है वो, ठीक है, हिज गाउन इज शॉर्ट, उसका गाउन जो है छोटा सा है और उसकी जो स्लीव्स हैं वो बड़ी बड़ी। द स्क्वायर इज सो पैशनेटली इन लव दैट ही स्लीप्स नो मोर देन ए 19 मतलब वो एक चिड़िया से ज़्यादा नहीं सोता है, मतलब इतना ज़्यादा वो प्यार में खोया हुआ है, पैशनेटली प्यार में पड़ा हुआ है कि उसको नींद नहीं आती है। चौसर सेज फॉर हिम, चौसर ने उनके लिए कोट यूज़ किया है, क्या कहा है, क्वेश्चन आ जाता है कि चौसर ने किसके लिए यूज़ किया है, ही वॉज फ्रेश एज द मंथ ऑफ मे, ठीक है, तो चौसर ने क्या यूज़ किया है, स्क्वायर के लिए, ठीक है, चौसर ने ये स्क्वायर के लिए यूज़ किया है, और ये जो है 2 स्टोरीज़ बताता है, ये 2 कहानियाँ सुनाता है, तो पूछ लिया जाता है कि कौन कौन से करेक्टर 2 स्टोरीज़ बताते हैं, ठीक है, एक तो सर्जेंट ऑफ लॉ था और एक ये दोनों के दोनों 2 कहानियाँ सुनाते हैं, तो ये याद रखना कि इनमें से 2 कहानियाँ किसने बताई, एक तो द स्क्वायर ने, एक सर्जेंट ऑफ लॉ ने। अब देखो इसमें से क्वेश्चन क्या क्या आपको ध्यान रखना है, एक तो ये कोट किसके लिए यूज़ हुआ है, ही वॉज फ्रेश एज द मंथ ऑफ मे, ये कोट स्क्वायर के लिए यूज़ हुआ है, चौसर ने यूज़ किया है। दूसरा क्वेश्चन कि ये 2 कहानियाँ बताता है, देखो सिंपल से तो सभी को पता होता है, एम्ब्रॉयडर्ड कपड़े पहनता था, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, एम्ब्रॉयडर्ड कपड़े पहनता था, कौन पहनता था, नेट एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, तो 3-4 बातें इसके बारे में याद रख लेना, और एक ये नाइट का बेटा था, बस, तो 4 बातें हो गई मेन इनके बारे में याद रखना। नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट जो इनके साथ आया है कंपनी में वो है येओमैन, ओके, तो ये इनका सर्वेंट है, नाइट का सर्वेंट है जो इनके साथ आया है। द ओनली सर्वेंट द नाइट हैज़ विद हिम इज़ येओमैन, तो ये नाइट जो फर्स्ट कैरेक्टर है हमारा, उसका सर्वेंट है येओमैन, हु वियर्स अ ग्रीन हुड एंड कोट, जो ग्रीन कलर का हुड और कोट पहनता है, ठीक है, तो ये याद रख लेना इनके बारे में कि जो येओमैन था वो ग्रीन कलर का, ठीक है, कोट और हुड पहनता था। इसको याद करने का तरीका भी बता दूंगा, ठीक है, कैसे याद होगा। द येओमैन टेक्स ग्रेट केयर ऑफ हिज बो एंड शार्प कीन पिकॉक एरोस, उसके पास एक धनुष और बाण है, ठीक है, बाण के पीछे जो मोर पंख से बना हुए बाण हैं, बिल्कुल तीखे बाण हैं, उनकी बहुत मतलब सावधानी से केयर करता है, उनको बहुत संभाल के रखता है। ही हैज़ क्लोजली क्रॉप्ड हेयर एंड टैन स्किन, उसके मतलब बिल्कुल छोटे छोटे बाल हैं, क्लोजली क्रॉप्ड हेयर का मतलब है छोटे छोटे बाल हैं, और टैन स्किन है, त्वचा उसकी हल्की सी काली है। ऑन हिज आर्म ही वियर्स अ ब्राइट आर्म गार्ड एंड कैरिड स्वॉर्ड एज वेल एज डैगर, तो एक उसने गार्ड पहन रखा है अपनी भुजा पर, और उसके पास एक तलवार और डैगर, एक बहुत बड़ा छुरा है, ठीक है, ये अपने साथ लेके चलते हैं। द ह्यूमन ऑल्सो वियर ए बैज ऑफ सेंट क्रिस्टोफर, तो उसने एक बक्कल सा, एक बिल्ला सा पहन रखा है जिस पर सेंट क्रिस्टोफर लिखा हुआ है। द नरेटर गेसेस दैट अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन ड्रेस ही इज़ फॉरेस्टर, मतलब उसके कपड़ों से देखने को लगता है कि वो एक फॉरेस्टर है, ठीक है। ही टेल्स नो स्टोरी, और वो कोई कहानी नहीं बताता है, वो कोई भी कहानी नहीं सुनाता है ह्यूमन जो है। अब देखिए ग्रीन कोट, ठीक है, फॉरेस्टर से लगता है कि ग्रीन कोट और हुड पहनता है, तो इसका मतलब हरा हरा रंग याद रह जाएगा आपको कि हरे कपड़े कौन पहनता था, ह्यूमन पहनता था, ठीक है, वो धनुष बाण रखता था, जंगल में रहने वाले लोग हैं, शिकार करने के लिए धनुष बाण रखते हैं, तो ये भी पता चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये याद रखना कि सेंट क्रिस्टोफर का बक्कल किसने पहन रखा था, ठीक है, क्योंकि 1-2 और आएंगे जिनमें कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, स्वॉर्ड एंड डैगर रखता था अपने पास, ठीक है, और फॉरेस्टर की तरह लगता है। और मेन बात इसमें याद रखनी है कि वो कोई कहानी नहीं सुनाता है, ह्यूमन ने कोई कहानी नहीं सुनाई थी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए प्रेयर्स,
नेक्स्ट कैरेक्टर है हमारा प्रियस, ठीक है। द नरेटर नेक्स्ट डिस्क्राइब द प्रियस अ नन नेम्ड मैडम एलेंटाइन, ठीक है, एग्लेंटाइन। तो आगे जो मैडम एग्लेंटाइन है, ठीक है, जो कि एक नन है, ठीक है, एक मठ में रहने वाली, ठीक है, उसको नन कह देते हैं जो दूसरों की सेवा करती है मठ में रहकर, ठीक है, उसका नाम क्या है, मैडम एग्लेंटाइन। ये नाम याद रख लेना कि प्रेयर्स का नाम क्या था, या मैडम एग्लेंटाइन किसको कहते हैं। शी इज़ मॉडेस्ट कॉय एंड कर्चिस, तो वो बड़ी ही शालीन स्वभाव की, शर्मीली सी और शिष्टाचार में रहने वाली औरत थी। इट सीम्स शी सिंग्स एंड स्पीक्स थ्रू हर नोज, ऐसा लगता है कि जब वो बोलती थी तो नेसल्स का यूज़ करती थी, नाक से बोलती है, मतलब आवाज़ उसकी नाक में से निकलती थी। वो गाती थी या बोलती थी तो नाक से आवाज़ निकलती थी, याद रख लेना। शी स्पीक्स फ्रेंच एलिगेंटली दो इन इंग्लिश एक्सेंट, मतलब अंग्रेज़ी लहजे में वो फ्रेंच लैंग्वेज बोलती थी, ठीक है, वो बड़ा शानदार तरीके से बोलती थी। शी हैज़ एक्सीलेंट टेबल मैनर्स, मतलब उसको खाना खाने के अच्छे मैनर्स थे। शी नेवर लेट्स ए मॉर्जल ऑफ मीट फॉल फ्रॉम हर माउथ ऑन टू हर ब्रेस्ट नॉर शी डिप हर फिंगर्स इन टू द सॉस, मतलब कभी खाना खाते उसके मुंह से कोई मांस का टुकड़ा या कुछ भी ग्रेवी जैसी चीज़ उसके कपड़ों पर नहीं गिरी थी, ठीक है। और कभी भी अपनी जब वो खाती थी सॉस में उंगलियां डिप नहीं, मतलब कुछ भी चिकना पदार्थ खाते हुए उसकी उंगलियों पर नहीं लगता था। कई बार हम कुछ खाते तो हमारे हाथों पर लग जाता है, तो बड़े टेबल मैनर्स अच्छे थे उसके। शी वाइप्स हर लिप्स सो क्लीन दैट नॉट अ स्पेक ऑफ ग्रीस रिमेन्स आफ्टर अ मील, मतलब वो अपने होठों को इतने अच्छे से साफ कर लेती थी खाना खाने के बाद कि बिल्कुल चिकनाहट नहीं रहती थी। द नरेटर सेज दैट वेन एवर शी सीज अ माउस कॉट इन एंड ब्लीडिंग इन द ट्रैप शी वीप्स, मतलब वो बड़ी काइंड हार्टेड थी, उसका दिल कमज़ोर था, किसी को तकलीफ़ में नहीं देख सकती थी। वो किसी चूहे को भी पिंजरे में देख लेती थी या खून निकलता हुआ देख लेती थी तो वो रोने लग जाती थी। शी वीप्स इफ़ एनी ऑफ देम आर ट्रैम्प और इफ़ मैन बीट देम, मतलब अगर कोई पिंजरे में पड़ जाता है, ठीक है, ओके। शी कीप स्मॉल डॉग्स, वो छोटे छोटे कुत्ते रखते थे, फीडिंग दैम रोस्ट मीट, उनको पका हुआ मांस खिलाती थी, मिल्क दूध पिलाती थी, एंड फाइन वाइट ब्रेड, एंड शी वीप्स इफ़ एनी ऑफ देम ट्रैम्प और इफ़ मैन बीट देम, कोई उसको पकड़ लेता या कोई आदमी उनको कुत्तों को पीटता तो वो रोने लग जाती थी। हर क्लॉक इज़ वेरी एलिगेंट, उसका जो क्लॉक है, उसने जो ऊपर से ओवरकोट पहन रखा है बड़ा ही शानदार है। शी वेयर्स अ कॉरल रोजरी विद ग्रीन बीड्स, मतलब वो एक मोतियों की माला पहनती थी जिसके ग्रीन मोती थे। ऑन विच देर इज़ गिल्डेड इन लैटिन अमोर विंसिट ओमानिया, इसका मतलब है लव कंकर्स ऑल। तो एक माला पहनी हुई थी, ठीक है, और माला के अंदर एक लॉकेट सा था हम कह सकते हैं, और उस पर क्या लिखा हुआ था लैटिन में, अमोर विंसिट ओमानिया, ठीक है, लव कंकर्स ऑल, जिसका मतलब है। तो इसमें क्या क्या बातें याद रखनी है वो मैं हाईलाइट कर देता हूँ आपको, ठीक है। एक तो मैडम का नाम क्या था प्रियर्स का, मैडम एग्लेंटाइन, ठीक है। उसके बाद याद रखनी है कि उसको टेबल मैनर अच्छे थे, ठीक है। दूसरी बात याद रखनी है टेबल मैनर अच्छे थे, फ्रेंच बोलती थी, ठीक है। तीसरी बात याद रखनी है कि वो काइंड हार्टेड थी, वो रोने लग जाती थी अगर कोई, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या याद रखनी है इनके बारे में कि इन्होंने एक माला पहनी हुई थी और उसके अंदर एक लॉकेट था जिस पर ये वर्ड लिखे हुए थे। ये 5 बातें इनके बारे में याद रख लेना बस। मैडम एग्लेंटाइन फ्रेंच बोलती थी, टेबल मैनर अच्छे थे, ठीक है, काइंड हार्टेड थी और रोने लग जाती थी किसी को तकलीफ़ में देखकर, और ये उन्होंने एक लॉकेट पहन रखा था जिस पर ये लिखा था। नेक्स्ट हम चलते हैं द मॉन्क, ओके। द मॉन्क्स कैरेक्टर इज़ इन कंप्लीट कंट्रास्ट टू हिज रिलीजियस वोकेशन, मतलब उसका पेशा क्या था, धर्म से रिलेटेड उसका पेशा था, लेकिन उसका जो करेक्टर है वो बिल्कुल अगेंस्ट है इसके, ठीक है। उसका जो चरित्र दिखाया गया है वो अपने रिलीजियस वोकेशन से बिल्कुल हटके था, ठीक है। था वो मॉन्क, एक भिक्षु, एक सन्यासी कह सकते हैं, एक सन्यासी था, लेकिन सन्यासी वाला उसका कोई काम नहीं था, ठीक है। ही कंडक्ट्स बिजनेस आउटसाइड द मोनास्ट्री, जो मठ था उसका मोनेस्ट्री थी, ठीक है, उस मोनेस्ट्री के बाहर वो बिजनेस किया करता था। ही केयर्स लिटिल फॉर द रूल्स एंड डिवोट्स मोस्ट ऑफ टाइम इन हंटिंग एंड ईटिंग, उसको चर्च रूल्स की परवाह नहीं थी,
भगवान ने क्या कहा है, क्या नहीं करना है, क्या अच्छा है बुरा है, कुछ नहीं, उसको कोई परवाह नहीं थी। वो हंटिंग और ईटिंग में अपना टाइम स्पेंड करता था, मतलब अच्छे फूड को वो बहुत ज़्यादा लव करता था। ही लव्स गुड फूड एंड वाइन, उसको शराब और अच्छा भोजन पसंद था। ही लाइक्स टैवर्न मोर देन हिज कोल्ड मॉन्स्ट्री, वो अपने मठ से ज़्यादा बड़ी बड़ी होटल्स में, आश्रय स्थलों में रहना पसंद करता था। मॉन्क इज गुड हॉर्समैन एंड राइड्स अलॉन्ग विद पैक ऑफ स्विफ्ट ग्रे हाउंड, ठीक है। तो उसके पास ग्रे हाउंड एक कुत्ते की प्रजाति है, कुत्तों के साथ, कुत्तों के ग्रुप था पैक ऑफ ग्रे हाउंड्स, अच्छा घुड़सवार था और उसके साथ साथ कुत्ते चलते थे। हिज स्लीव्स आर ट्रिम्ड विद एक्सपेंसिव स्क्विल फर, उसके जो स्लीव्स हैं उस पर गिलहरी के बाल जैसे फर लगे हुए हैं। एंड हिज हुड इज फास्टन विद गोल्ड पिन इन टू एलेबोरेट नोट, उसके जो हुड पहन रखा है, उसने टॉप पहन रखा है, उस पर एक पिन लगी हुई है गोल्ड की, ठीक है। हिज हेड इज बाल्ड, वो गंजा है, हिज हेड इज बाल्ड एंड हिज फेस ग्लोज एज इफ ही हैड बीन रब्ड इट विद ऑयल, उसके चेहरे पर इतनी ज़्यादा ग्लो है, ऐसा लगता है कि अभी अभी उसने क्या है, ऑयल से उसको रगड़ा है, रब किया है, ठीक है। ही इज़ प्लम, वो मोटा है। लिवली मैन हुज आइज ग्लीम लाइक फायर अंडर द कोल्ड्रोन, कोल्ड्रोन एक बर्तन होता है, ठीक है, जो ओपन फायर पर हम रख के, इस तरीके के बर्तन पे ओपन फायर पर रख कर, ठीक है, उसको बोल देते हैं कोल्ड्रोन। तो क्या है कि उसकी आंखों में चमक, जो उसके नीचे आग है उसकी तरह ग्लीम है उसकी आंखों में। तो ये था मॉन्क। तो सबसे बड़ी बात तो याद रखनी है मॉन्क के बारे में, तो इसको क्या है कि बड़े हिस्टोरिकल वे में रिप्रेजेंट किया है, ठीक है, क्योंकि वो बिल्कुल कंट्रास्ट था। पहली बात तो अपने रिलीजियस वोकेशन से था वो मॉन्क, लेकिन वो करता था एक बिजनेसमैन, बिजनेसमैन का काम करता था। उसको रूल्स एंड रेगुलेशन की कोई परवाह नहीं थी, उसको खाने पीने का ज़्यादा शौक़ था, ठीक है, और उसको मोनेस्ट्री पसंद नहीं थी, ठीक है, और अच्छा हॉर्समैन था। और उसके बाद याद रखना है, बस ये बातें याद रखनी है कि उसने एक पिन, गोल्ड पिन किसके हुड में लगी हुई थी, मॉन्क के हुड में लगी हुई थी, ये बात याद रखनी है बस आपको, ठीक है। चौसर गिव्स हिम एन आयरनिक ट्रीटमेंट, चौसर ने बड़े आयरनिकल वे से उसको प्रस्तुत किया है, ठीक है। तो ये बातें मॉन्क के बारे में याद रखनी है, इन्हीं से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है द फ्रायर। द फ्रायर, उसका जो रियल नेम है फ्रायर का वो है ह्यूबर्ट, फ्रायर का रियल नेम है ह्यूबर्ट, ठीक है। ही इज सेंसुअल licentious मैन हु seduce यंग गर्ल एंड देन अरेंजेस देयर मैरिज। तो वो जो ह्यूबर्ट है, ठीक है, वो बड़ा ही सेंसुअल प्लेजर वाला बंदा है, ठीक है, सेंसुअल प्लेजर में खुश रहता है, ठीक है। लाइसेंशियस का मतलब भी ये है, ठीक है, हम कह सकते हैं कि वो ज़्यादा शारीरिक सुखों पर ध्यान देता था, मतलब अच्छा करेक्टर नहीं था उसका। वो सेड्यूसिंग यंग गर्ल्स, जो यंग गर्ल्स को सेड्यूस करता था और उसके बाद उनकी मैरिज अरेंज कर देता था, किसी न किसी से उसकी शादी करवा देता। ही स्पेंड्स मोस्ट ऑफ हिज टाइम एट बार्स एंड कैरीज नाइफ एंड पिन्स इन हिज स्लीव, वो ज़्यादातर समय क्या है बार्स में गुजारता था और अपनी स्लीव्स में वो क्या रखता था, ठीक है, नाइव्स एंड पिन्स रखता था खाने पीने के लिए, ये नाइव्स एंड फॉक्स वगैरह रखता था। ही एक्सेप्ट्स ब्राइब एंड रेयरली गिव्स एब्सोल्यूशन टू पीपल इन एक्सचेंज फॉर मनी। ये फ्रायर था, तो ये कोई पादरी का काम करता था। और दोष मुक्ति, एब्सोल्यूशन होता है पाप मुक्ति, पाप मुक्ति के लिए क्या है, उनसे पैसे लेकर रिश्वत ले लेता था कि मैं भगवान से तुम्हारे लिए प्रे करूँगा, ठीक है, तुम पाप मुक्त हो जाओगे, उनसे पैसे ले लेता था। ही अवॉइड सिक एंड पुअर पीपल बिकॉज दे हैव नो मनी टू गिव, वो सिक पीपल और पुअर पीपल को क्या करता था, अवॉइड करता था, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे, ठीक है, उनसे वो पैसे नहीं लेता था, क्योंकि बीमार लोग और अमीर लोग उसको पैसे नहीं दे, गरीब लोग उनको पैसे नहीं दे सकते थे, इसलिए क्या है वो उनको अवॉइड करता था, उनसे पैसे नहीं लेता था, ठीक है। द फ्रायर हैज़ अरेंज्ड एंड पेड फॉर मैनी मैरिज ऑफ द यंग लेडीज़, उसने बहुत सारी यंग लेडीज़ के लिए क्या है पे किया था, उनकी शादी अरेंज की थी। फ्रायर इज़ एन एक्सीलेंट सिंगर, फ्रायर जो है एक एक्सीलेंट सिंगर है, एंड न्यूज़ एवरी इन कीपर एंड बारमेड इन एवरी टाउन। तो ज़्यादातर वो क्या है इन्स में रहता है, बार्स में रहता है, अपना टाइम वहाँ स्पेंड करता है, तो बहुत सारे हर टाउन में क्या है उसके जानकारी है, हर कोई उसको जानता है। तो इसके बारे में क्या क्या बातें याद रखनी है एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूं, ठीक है।
तो सबसे पहले कि वो नाम क्या है उसका, फ्रायर का नाम क्या है, या ह्यूबर्ट किसका नाम था, ये पूछ लेते हैं। तो फ्रायर का नाम ही ह्यूबर्ट है, ठीक है, फ्रायर का नाम ही ह्यूबर्ट है, ठीक है। दूसरी बात, उसने बहुत सारी मैरिजेस अरेंज की थी, बहुत सारी मैरिजेस अरेंज की थी। उसके बाद तीसरी बात, उसके पास पिन एंड नाइस रखता था, ठीक है। और चौथी बात, वो बड़ा ही चंचल स्वभाव का था, ठीक है। और उसके बाद एक्सीलेंट सिंगर था और ज़्यादातर टाइम अपना बार्स और इन्स में गुजारता था। तो सबसे बड़ी बात उसने याद रखनी है कि ये जो पर्सन था सेंसुअल लाइसेंटियस मैन था, ठीक है। नाम उसका ह्यूबर्ट है, नाइफ्स वगैरह अपने पास रखता था, ठीक है। और लोगों को एब्जोल्यूशन दिया करता था, पाप मुक्ति करवाता था। ये फ्रायर के बारे में याद रख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। और वो गरीबों से, ठीक है, और बीमारों से कभी पैसे नहीं लेता था, क्योंकि उसको पता था कि इनके पास देने के लिए पैसे नहीं हैं, उनको फ्री में एब्जोल्यूशन देता था। तो इस तरीके से फ्रायर भी समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो हमारा करेक्टर है द मर्चेंट। द मर्चेंट विथ फॉक्ड बियर्ड, उसकी जो बियर्ड थी फॉक जैसी थी, ठीक है, नुकीली सी बियर्ड थी। इज़ ऑल्सो अमंग द कंपनी, ये कंपनी के बेस था। ही इज़ ड्रेस्ड इन मल्टी कलर्ड क्लॉक, उसने मल्टी कलर का लबादा सा पहना हुआ। तो याद रखना पड़ेगा ये मल्टी कलर का क्लॉक किसने पहना था, मर्चेंट ने पहना था। एम से मर्चेंट, एम से मल्टी कलर। फर एंड हैट, फर हैट एंड बूट्स, ठीक है, ये इसके मल्टी कलर के होते थे, रंग बिरंगा कह सकते हैं इसको, ठीक है। ही स्पीक्स स्लोली वेटिंग अपॉन द प्रॉफिट ऑफ एक्सप्रेसिंग हिज ओपिनियन, वो बड़ा धीमे से बोलता था, बड़ा धीमे धीमे बोलता था, हर बात को तोल तोल कर कह सकते हैं कि उसको ये बात बोलने से क्या प्रॉफिट होगी, अपना ओपिनियन देगा तो उससे क्या प्रॉफिट होगा। ही इज़ गुड एट बोरिंग मनी, तो उसको पैसा बोरो करने में बड़ा माहिर था वो। एंड वॉज सो डिलाइटेड इन बिजनेस दैट नो वन कैन टेल ही वॉज इन डेबिट। डिग्निफाइड मतलब उसने अपने बिजनेस को इतने अच्छे से चला रखा था कि कोई कह नहीं सकता था उसको देखकर कि वो कर्ज में है, ठीक है। उसने बहुत लोगों से कर्ज उठा रखा था। ही ट्रेड्स इन फर्स एंड अदर क्लोथ्स, तो वो फरों वाले कपड़ों का व्यापार किया करता था। ही रिप्रेजेंट द राइजिंग मिडिल क्लास, तो ये मिडिल क्लास को रिप्रेजेंट करता है। जो मर्चेंट था उस टाइम मिडिल क्लास लोग थे, ये वर्क वगैरह किए करते थे, ठीक है, तो उसको रिप्रेजेंट करता है। तो इसके बारे में क्या क्या बातें याद रखनी है, फॉक बियर्ड थी इसकी, ठीक है, मल्टी कलर कपड़े पहनता था और मनी बोरो करता था, ठीक है, और उसके बाद मिडिल क्लास को रिप्रेजेंट करता था, ठीक है। ये चार बातें के बारे में याद रखनी है। नेक्स्ट है द क्लर्क ऑफ ऑक्सफोर्ड। द क्लर्क ऑफ ऑक्सफोर्ड, द क्लर्क इज़ एन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, ये स्टूडेंट था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। हु लव्स लर्निंग, इसको सीखना बड़ा पसंद था। मच ऑफ हिज स्टडी इज़ डिवोटेड टू द वर्क्स ऑफ अरिस्टोटल, तो ज़्यादातर टाइम ये अपना अरस्तु के जो वर्क्स हैं उनको पढ़ने में स्पेंड करता था। ही वुड रैदर हैव बुक्स देन फाइन क्लोथ्स और मनी, मतलब उसके पास पैसे होते, ठीक है, और उसके पास पैसे आते, ठीक है, फॉर मनी, ठीक है, तो उस पैसों से वो कपड़ों की बजाय वो क्या खरीदता था, किताबें खरीदता था। ही टेक्स हिज स्टडी वेरी सीरियसली एंड वेन एवर ही स्पीक्स हिज स्पीच इज़ फुल ऑफ मॉरल वर्च्यूज़, तो जब भी वो बोलता था उसके जो स्पीच में मॉरल वर्च्यू होते हैं। तो इसको भी प्रेज़ किया है, ठीक है, चौसर ने कुल मिलाकर इसको प्रेज़ किया है। कुछ लोगों को क्रिटिसाइज़ किया है, कुछ लोगों को प्रेज़ किया है, और कुछ लोगों को स्टायरिकल वे में रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं हम स्टूडेंट ऑफ ऑक्सफोर्ड की, इसमें क्या क्या बातें याद रखनी है, ठीक है। किसके वर्क पढ़ता था, एक तो अरस्तु के वर्क पढ़ता था, ठीक है, सीखने से प्यार था, लव्स लर्निंग, अरस्तु के वर्क पढ़ता था, बुक्स को ज़्यादा पसंद करता था, ठीक है, मॉरल वर्च्यू थे और स्टडी को सीरियसली लेता था। ये बातें याद रखनी है। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट हमारा कैरेक्टर है द सर्जेंट ऑफ लॉ। द सर्जेंट ऑफ लॉ इज़ अ सक्सेसफुल लॉयर कमीशन बाय द किंग, देखो ये एक सफल वकील था और जिसको राजा ने लगाया हुआ था, राजा से इसको सैलरी मिलती थी, कमीशन बाय द किंग, मतलब एक सरकारी वकील कह सकते हैं कि एक सरकारी वकील था। ही इज़ कॉशियस एंड वाइज, वो बड़ा ही सावधान और बहुत ही चतुर था, बुद्धिमान था। ही अपहोल्ड जस्टिस इन एवरी डिस्प्यूट, वो मतलब हर डिस्प्यूट में न्याय दिलाकर रहता था, मतलब इतना वाइज था कि न्याय दिलाकर ही रहता था। ही नोज एवरी स्टेटेड ऑफ इंग्लैंड्स लॉ बाय हार्ट, मतलब अपने जैसे संविधान के अंग कह देते हैं इंडिया में,
ठीक है, तो उसको जो इंग्लैंड का लॉ था, ठीक है, वो बाय हार्ट याद था। जो लॉ की बुक है वो बाय हार्ट उसको याद थी। अपने कहते हैं कि संविधान लिखा हुआ है, ठीक है, उसमें जितनी भी धाराएं वगैरह है, ठीक है, वैसे ही इंग्लैंड के लॉ में जितनी भी धाराएं वगैरह थी वो सारी उसको मन से याद थी और ले याद थी, बुक उठाने की जरूरत नहीं थी। ही इज़ एन एक्सीलेंट बायर ऑफ लैंड, लेकिन इसको ज़मीन खरीदना पसंद था। द मैन ऑफ लॉज इज़ एक्सट्रीमली बिजी एंड प्रिटेंड्स टू बी बिजियर देन ही इज़। मतलब जो वकील का काम करते हैं ये बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं, और ना भी हो तो ऐसा दिखाते हैं कि वो बहुत ज़्यादा बिजी हैं, ताकि लोगों को लगे कि ये बहुत अच्छा काम करते होंगे, इसलिए व्यस्त रहते हैं, फ्री नहीं बैठते। नो वन कुड एवर फाइंड फ्लॉज इन हिज लीगल डॉक्यूमेंट्स, मतलब जो लीगल डॉक्यूमेंट्स उसने तैयार कर दिए उसमें कोई गलती नहीं मिलती है। ही ऑल्सो टेल्स टू स्टोरी, तो मैंने पहले बताया था ये चीज़ें याद रखनी है, वो भी 2 कहानियाँ बताता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, लॉयर के। लॉयर में क्या क्या चीज़ें याद रखनी है आपको। एक तो इसको कमीशन किया हुआ था किंग ने, सर्जेंट ऑफ लॉ को, ठीक है। हर डिस्प्यूट में क्या है, जस्टिस मिलता था उसको बाय हार्ट। इंग्लैंड के जितने भी लॉस की धाराएं वगैरह वो सारी याद थी, ठीक है, स्टैट्यूट सारी याद थी। और एक्सीलेंट बायर ऑफ लैंड है। और उसके बाद 2 कहानियाँ बताता है। लीगल डॉक्यूमेंट में कोई, अब वो वकील है तो अच्छा वकील है, इसलिए उसके लीगल डॉक्यूमेंट्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रैंकलिन की। फ्रैंकलिन इज़ अ चीयरफुल लैंड ओनर हु लिव्स फॉर सेंसुअल प्लेजर, ठीक है। फ्रैंकलिन जो है एक लैंड ओनर है, ठीक है, जो कि अपनी सेंसुअल प्लेजर के लिए ही जीवित है, ठीक है। ही गिव सच इलेबोरेट मील्स दैट इट सीम्स टू स्नो मीट एंड ड्रिंक इन हिज हाउस। वो मतलब इतना अच्छा भोजन दावतें देता है लोगों को, ऐसा लगता है कि उसके घर में, ठीक है, शराब की और मांस की बौछार हो रही है, वर्षा हो रही है। मतलब उसके घर में देखने को बहुत ज़्यादा शराब और मांस अवेलेबल था, मतलब वो अच्छी अच्छी दावतें दिया करता था। द फूड चेंजेस विद द सीज़न, सीज़न के साथ साथ भोजन चेंज होता रहता था। बट इट इज़ ऑलवेज अबंडेंट, लेकिन उसके घर में जो भी सीज़न आता था प्रचुर मात्रा में वो चीज़ पाई जाती थी, ठीक है। ही हैज़ अ वाइट बियर्ड, उसके सफ़ेद दाढ़ी थी। एंड रेडी कम्प्लेक्शन, और लाल रंग का जो चेहरा था उसका। एंड कैरीज ए डैगर एंड ट्रिंकलेट बैग ऑफ सिल्क इन हिज क्रेडल, तो उसके पास एक कमरबंद था, कमरबंद में एक छोटा सा बैग टंगा हुआ था, ठीक है। ट्रिंकलेट बैग होता है जैसे कैमरा टाइप टांगने के लिए छोटा सा बैग हम टांग लेते हैं बेल्ट के पास, वैसा उसके पास एक बैग होता था। तो क्या क्या बातें याद रखनी है फ्रैंकलिन के लिए, ठीक है। ये एक लैंड ओनर था, ठीक है, और सेंसस प्लेजर के लिए जीवित रहता था। फूड एंड वाइन प्रचुर मात्रा में था इसके पास, ठीक है। और मेन बात याद रखनी है कि इसकी सफ़ेद दाढ़ी और रेडी कम्प्लेक्शन था, और अपने पास एक बैग रखता था, ठीक है, सिल्क का, जो अपनी कमरबंद या कमर पेटी के साथ बांध के रखता था। ये है फ्रैंकलिन, ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया इसके बारे में। उसके बाद है गिल्ड्समैन। ये 5 थे, 5 गिल्ड्समैन बताए हैं, ठीक है। उसके बाद 5 गिल्ड्समैन आर अमंग द कंपनी, ठीक है। ये वर्किंग क्लास थे मिडिल क्लास से थे, ठीक है। ए हार्बेडैशर, हार्बेडैशर क्या होता है, जो सिलाई का सामान बेचता है, सुई धागे वगैरह, ठीक है, ये बेचता है। कारपेंटर, अ वीवर, अ डायर एंड टेपरेसी मेकर, पर्दे बनाने वाला। ये 5 थे जो मिडिल क्लास को बिलोंग करते थे, वर्किंग क्लास को, ठीक है। दे आर ड्रेस्ड वेल विद ब्राइटली पॉलिश्ड बेल्ट एंड नाइफ, ठीक है। मतलब बहुत ही पॉलिश्ड उन्होंने बेल्ट्स वगैरह पहन रखी थी और बहुत सुंदर ड्रेसेस उसने पहन रखी थी। दे रिप्रेजेंट द राइजिंग न्यू मिडिल क्लास हु हैव न्यूली अर्न मनी एंड डिज़ायर टू फ्लॉन्ट इट। ये मिडिल क्लास से बिलोंग करते थे, और मिडिल क्लास के लोग अगर पैसा अर्न करते हैं तो वो ये सोचते हैं कि इसको कहाँ पर उड़ाना है, कहाँ पर खर्च करना है। एनी वन ऑफ देम सेज द नरेटर कुड हैव बीन एल्डर मैन एज देयर वाइफ वुड एग्री। मतलब अगर उनकी पत्नियां मान जाती तो वो कहीं ना कहीं के गवर्नर बन जाते, किसी स्टेट को गवर्नर करने वाले वो बन जाते। आल्डरमैन होता है कोई पॉलिटिशियन या गवर्नर, अगर उनकी पत्नियां चाहती तो वो बन सकते थे, लेकिन ठीक है उन्होंने मौका ही नहीं दिया उनको ऐसा कुछ करने का। नेक्स्ट देखिए, तो 5 गिल्ड्समैन है, याद रख लेना गिल्ड्समैन में क्या कौन कौन थे। एक तो नाम याद रखना इनके, ठीक है, इनका प्रोफेशन याद रखना, हैर्बेडेशर, कारपेंटर, वीवर, डायर एंड टैपरेसी मेकर। अच्छी ड्रेस पहनी हुई थी और अभी अभी पैसा कमाया और उनको फ्लॉन्ट करना चाहते थे, ठीक है, मिडिल क्लास से ये बिलोंग करते थे। उसके बाद द कुक,
ये इनके साथ ही था, कुक जो है इनके साथ ही था। द गिल्ड्समैन हायर्ड ए कुक फॉर द जर्नी, ठीक है। द कुक रॉजर डीवेयर, कुक का नाम था रॉजर डीवेयर। तो नाम याद रख लेना कुक का, ये इंपॉर्टेंट है, पहली बात तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इज़ वेरी स्किलफुल, बहुत ही अच्छा कुक था, खाना बनाने की कला थी इसको। बट नरेटर इज रिपल्स्ड बाय द पस फील्ड अल्सर ऑन हिज शिन। तो लेखक इसको पसंद नहीं करता था, इससे रिपल्स, कतराता था, दूर भागता था। उसकी वजह क्या थी कि इसकी जो घुटना है और घुटने से पैर तक का जो भाग है, ठीक है, टांग है, उस पर पस फील्ड अल्सर्स थे, ठीक है, अल्सर बने हुए थे, साले से घाव बने हुए थे जिसमें पस भरी हुई थी। तो लेखक इसलिए इसको नापसंद करता है। तो एक थोड़ी सी नफ़रत की किससे की जाती है लेखक के द्वारा, कुक के साथ, क्योंकि इसका पैर जो था उसमें पस भरी हुई थी, ठीक है। नाम है वो कुक का रॉजर डीवेयर, ठीक है। दो ही बातें याद रखनी है इसमें इनके बारे में। नेक्स्ट जो देखिए, नेक्स्ट है हमारा द शिपमैन। शिपमैन से पता चल गया है कि सेलर होगा, नाव चलाने वाला, शिप चलाने वाला। द शिपमैन इज़ एन एक्सपर्ट सेलर, ये एक एक्सपर्ट सेलर है। हालांकि इसको अच्छे से घोड़ा चलाना नहीं आता था, घुड़सवारी नहीं करनी आती थी, तो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल था ये शिप चलाने में। हिज स्किन हैज़ टर्न ब्राउन फ्रॉम द ईयर्स ऑफ सेलिंग, काफ़ी साल तक वो शिप चला रहा है, इसलिए उसकी स्किन क्या है, ब्राउन हो गई है। ही वियर्स ए डैगर अराउंड हिज नेक, तो उसने अपने गर्दन के आसपास पट्टी से बांध कर एक जो छुरा कह सकते हैं वो बांध रखा है। ही वॉज व्हेन ही वॉज ऑन शिप ही स्टोल वाइन फ्रॉम द मर्चेंट हुज गुड्स ही वॉज ट्रांसपोर्टिंग, मतलब किसी मर्चेंट का सामान वो लेके जा रहा है, ठीक है। अगर तो मर्चेंट साथ है, जब वो सो जाता था तो शराब वगैरह चुरा लेता था उससे, ठीक है, वाइन चुरा लेता था। वाइल द मर्चेंट स्लेप्ट, जब वो व्यापारी सो रहा होता था तो उसकी शराब वगैरह चुरा लिया करता था। द शिपमैन नोज ऑल अबाउट नेविगेशंस एंड द टाइड्स, मतलब शिपमैन नेविगेशन जानता था, रास्ते जानता था, किधर को जाना है किधर को नहीं जानता, उसको सारे मैप्स पता थे, सारी दिशाएं पता थी, कब तूफान आने वाला, टाइड्स के बारे में पता था, अभी किधर से टाइड्स कम आएंगी किधर से ज़्यादा आएंगी, मतलब एक्सपर्ट सेलर था। हिज बियर्ड हैज़ बिन शेकन विद मैनी टेम्पेस्ट, कह सकते हैं कि उसकी दाढ़ी को काफ़ी सारे तूफ़ानों ने छुआ था, शेकन की थी, कहने का मतलब उसको बहुत सारे तूफ़ानों का एक्सपीरियंस है, समुद्र में उठने वाली लहरों का एक्सपीरियंस था उसको। द नेम ऑफ हिज शिप इज़ मॉडलैंड, उसकी शिप का नाम क्या था, मॉडलैंड था। तो सबसे पहले जो इसमें मेन बातें सारा एक्सप्लेन कर दिया, मेन बातें बता रहा हूँ क्या क्या याद रखने वाली है इसमें, ठीक है। एक तो एक्सपर्ट सेलर था शिपमैन, ठीक है, और शराब चुराया करता था, ठीक है। शिपमैन जो है शराब चुराया करता था, एक बात तो ये याद रखनी है। दूसरी बात याद रखनी है, उसकी शिप का नाम क्या था, मॉडलैंड था, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं फिजिशियन, द फिजिशियन या डॉक्टर कह सकते हैं, द डॉक्टर था उनके साथ एक। द फिजिशियन इज़ वेल एजुकेटेड आर्टिकुलेट एंड थ्रिफ्टली, मतलब बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने वाला व्यक्ति था, ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति था, और बहुत ही अच्छे से वाक्पटुता थी उसमें। वो सोने का शौकीन था, मतलब सोना उसको बहुत पसंद था। मेक्स अ लॉट ऑफ मनी ड्यूरिंग द प्लेग सीज़न, ठीक है। जब प्लेग सीज़न आया तो उसने बहुत ज़्यादा पैसा कमाया था, ठीक है, जिसको बेबेनिक प्लेग कह देते हैं, ठीक है, ब्लैक डेथ कह देते हैं। उस टाइम क्या है, उसने प्लेग के सीज़न में बहुत ज़्यादा पैसा कमाया था। ही थिंक्स गोल्ड इज़ कॉर्डियल इन फिजिक्स, मतलब वो ऐसा मानता था कि अगर डॉक्टर का पेशा है तो अति आवश्यक चीज़ उसके लिए क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा सोना कलेक्ट करना है, और इस फिजिक्स में इसकी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका है। Though the physician keeps himself in perfect physical health, the narrator calls into question his spiritual health. हालांकि शारीरिक रूप से बहुत अच्छी तरीके से स्वस्थ था, लेकिन स्पिरिचुअल हेल्थ में वो कमज़ोर था, आध्यात्मिक रूप से भगवान पे कम विश्वास करता था वो। For all his great learning, the physician has not studied Bible, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा स्टडी की है लेकिन बाइबल नहीं पढ़ी है, धर्म के नाम पर कुछ नहीं पढ़ा है। He also studied the influence of star on human being, तो ये नक्षत्र, ग्रह नक्षत्र हैं, उनका क्या प्रभाव होता है इंसानों पर, ये भी उसने पढ़ा है, लेकिन बाइबल नहीं पढ़ी है। तो क्या कह सकते हैं हम, एक तो ये कोट याद रख लेना कि इसके बारे में एक जो कोट है, ठीक है, या वो क्या सोचता है, एज गोल्ड इज़ कार्डियल इन फिजिक्स, ये याद रख लेना।
और फॉन्ड ऑफ गोल्ड था, सोने का शौकीन था। उसके बाद स्पिरिचुअल हेल्थ उसकी वीक थी, उसने बाइबल वगैरह नहीं पढ़ी थी, ठीक है। स्टार्स का इन्फ्लुएंस उसने अध्ययन किया हुआ था कि इंसान पर क्या होता है। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट कैरेक्टर हमारा द वाइफ ऑफ बाथ। तो वाइफ ऑफ बाथ, बाथ की पत्नी, बाथ किसी पर्सन का नाम नहीं है, किसी स्थान का नाम है, उससे पहले तो ये बता दूं, ठीक है। बाथ इज़ एन इंग्लिश टाउन ऑन द एवन रिवर, स्ट्रेट फॉरवर्ड अपॉन एवन रिवर जो है उसके ऊपर, ठीक है। जो एवन रिवर है वहाँ पर एक गांव है जहाँ पर शेक्सपियर का जन्म हुआ था, वही रिवर की बात हो रही है, ठीक है। वहाँ पर एक छोटा सा टाउन है। नॉट द नेम ऑफ दिस वुमेन्स हस्बैंड, तो सबसे पहले बाथ की पत्नी ऐसा नहीं कह सकते, वाइफ ऑफ बाथ उस स्थान पर रहने वाली, बाथ एक स्थान का नाम है। क्यों कहा गया है, इसके पीछे भी रीज़न है। शी इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस करेक्टर इन लिटरेचर, लिटरेचर के अंदर बहुत ही फेमस करेक्टर है। हर नेम इज़ एल्यूजन, ठीक है, उसका नाम एल्यूजन है। शी इज़ अ प्रोफेशनल वीवर, वो जुलाहे का काम करती है, बुनाई का काम करती है, सी मिस्ट्रेस कह सकते हैं उसको, सिलाई का काम करती है। शी इज़ गैप टूथ, उसके दांतों में गैप है। समवट डीफ इन वन ईयर, वो एक कान से बहरी है। बहरी होने का कारण भी आपको बताऊंगा आगे, ठीक है, एक बार पढ़ लें, इसके बाद बहरी होने का कारण भी बताऊंगा क्यों है। शी वियर्स ब्राइट स्कारलेट रेड स्टोकलिंग, तो लाल रंग की जुराबें पहनती है। शी हैज़ बीन मैरिड 5 टाइम्स एंड हैड मैनी अदर अफेयर्स इन हर यूथ, उसकी 5 बार शादी हो चुकी थी और भी ज़्यादा अफेयर थे उसके। मेकिंग हर एन एक्सपर्ट इन द आर्ट ऑफ लव, इससे क्या वो आर्ट ऑफ लव में एक्सपर्ट हो गई थी। द वाइफ ऑफ बाथ गिव्स एक्सीलेंट एडवाइस इन मैटर्स ऑफ लव, अब उसको इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो एडवाइस तो अच्छी देगी। हैविंग अ ग्रेट डील ऑफ एक्सपर्टाइज, क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा एक्सपर्टाइज थी, एक्सपीरियंस था। मोर ओवर द वाइफ ऑफ बाथ इज़ गोइंग टू कैंटरबरी टू फाइंड हर 6th हस्बैंड, तो अपने 6वें पति को ढूंढने के लिए, ठीक है, 6वें पति की तलाश में वो कैंटरबरी जा रही है। शी गॉट मैरिड फर्स्ट टाइम एट द एज ऑफ 12, ठीक है, 12 साल की उम्र में वो पहली बार उसकी शादी हुई थी। अब देखो इसके बारे में क्या याद रखना है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये याद रखनी है एक तो कि बात किसी स्थान का नाम है, ठीक है, और उसकी 5 बार शादी हुई थी, ठीक है। पहली बार शादी 12 साल की उम्र में हुई थी, ठीक है। वो सी मिस्ट्रेस है, गैप टूथ है, ठीक है, और एक कान से बहरी। अब मैं बता रहा हूँ कि एक कान से बहरी क्यों हो गई थी, ठीक है। तो जब उसकी शादी हुई थी, 5वीं शादी हुई थी 20 साल की उम्र में, तो उसके पति थे जैंक्विन, ठीक है, जैंक्विन से शादी हुई थी। अब क्या है, वो बहुत ही अच्छा व्यक्ति था और उसके पास एक बुक थी, ठीक है, द बुक ऑफ विक्ड वाइफ, जिसके बारे में हम कह सकते हैं द बुक ऑफ विक्ड वाइफ, ठीक है। ये बुक थी, वो बुक पढ़ रहा था, तो ये उस बुक को पढ़ते हुए देखकर जो एलिजन है, जो वाइफ ऑफ बाथ है, उसको गुस्सा आया कि एक दुष्ट पत्नियों के बारे में क्यों पढ़ रहा है, ऐसी बुक क्यों पढ़ रहा है, उसको गुस्सा आया। तो वो बुक उसने उससे छीनकर आग में फेंक दी थी। तो उसके पति को गुस्सा आ गया। उसके पति को जब गुस्सा आया तो उसने उसको धक्का मार दिया, ज़ोर से हिट किया, जिससे वो गिर गई और एक कान से बहरी हो गई, ठीक है। तो एक कान से बहरी इसलिए थी। तो क्लियर है इसके बारे में क्या क्या बातें याद रखनी है। एवन रिवर पर, ठीक है, रहती थी टाउन में, ठीक है, और 5 बार शादी हो गई थी। पहली बार 12 साल की उम्र में हुई है, 6वें हस्बैंड की तलाश में जा रही है और लव अफेयर का उसको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस था। नेक्स्ट जो देखिए, नेक्स्ट हमारा जो करेक्टर है द पार्सन, ठीक है। तो ये चर्च ग्रुप में से है, तीसरा ग्रुप जो है चर्च ग्रुप उसमें से है। अ पार्सन फ्रॉम अ स्मॉल टाउन इज़ अमंग द कंपनी, एक छोटे से कस्बे से उनके साथ एक पार्सन भी जा रहा था। ही इज़ पुअर इन वेल्थ बट रिच इन हाईली थॉट्स एंड डीड्स, उसके कर्म अच्छे थे, अच्छे कर्मों में, अपने विचारों में बहुत ज़्यादा रिच था, लेकिन पैसे से वो गरीब था। द पार्सन डिवोटेडली टीचेस द मेंबर्स ऑफ हिज विलेज, वो बड़े समर्पण भाव से अपने गांव के लोगों को पढ़ाया करता था, शिक्षाएं दिया करता था। ही प्रीचेस गॉस्पल्स, मतलब बाइबल में जो लिखा हुआ है उन उपदेशों को वो प्रीच किया करता था, ठीक है, उन उपदेश लोगों को बताया करता था। एंड प्रैक्टिस व्हाट ही प्रीचेस, जो भी उपदेश देता था उसकी पहले खुद प्रैक्टिस किया करता था, अपने व्यवहारिक जीवन में लेके आता था उन चीज़ों को। वट एवर लिटिल मनी ही हैज़ ही गिव्स टू हिज पुअर पार्टनर्स एंड ट्राइज टू सेट एन आइडल फॉर अदर, तो वहाँ कस्बे में रहने वाले जो लोग थे, जो भी पैसे उसके पास होते थे उनमें बांट देता था, उनको दान कर देता था, ठीक है, और दूसरों के लिए एक आदर्श प्रस्तुत करता था। ही कोट्स, वो अक्सर कहता था, इफ़ गोल्ड रस्ट्स
व्हाट शैल आयरन डू, कि अगर सोने पर ही जंग लग जाएगा तो लोहे का क्या होगा। मतलब जो पार्सन पादरी वगैरह चर्च से रिलेटेड लोग हैं वो ही सेंसुअल प्लेजर में घुस जाएंगे, तो आम लोगों का क्या होगा। तो गोल्ड वो चर्च ग्रुप को कह रहा है, हाई रैंक के लोगों को कह रहा है, अरिस्टोक्रेटिक लोगों को कह रहा है कि अगर वो ही ऐसा एग्जाम्पल प्रस्तुत करते हैं तो आम लोगों का, आयरन का क्या होगा, कॉमन पीपल का क्या होगा। तो ये बातें याद रखनी है पार्सन के बारे में, ठीक है। तो ये गरीब था लेकिन अच्छी मॉरल वैल्यूज़ थी इसके अंदर। और इनके बारे में एक कोट याद रखनी है, वो कोट क्या है, इफ़ गोल्ड रस व्हाट शैल आयरन डू। बस ये मेन बात है, याद रखनी है, ठीक है। कुल मिलाकर इसकी प्रेज़ की गई है। नेक्स्ट है प्लोमैन। ये पार्सन का ब्रदर है, ये पार्सन का ब्रदर है प्लोमैन। द पार्सन्स ब्रदर द प्लोमैन is a faithful worker who worships God and loves his neighbor as he loves himself। तो ये भी अच्छा व्यक्ति है। द पार्सन ब्रदर द प्लोमैन इज़ फेथफुल वर्कर, ये फेथफुल वर्कर है, वर्शिप गॉड एंड लव्स हिज नेबर एज ही लव्स हिमसेल्फ, बहुत ज़्यादा अपने पड़ोसियों से प्यार करता है। ही इज़ अ मेंबर ऑफ द पीजेंट क्लास, वो पीजेंट क्लास का सदस्य है, किसान वर्ग से है। ही पेज ही टेथ्स टू द चर्च एंड लीड ए गुड क्रिश्चियन लाइफ। टेथ्स क्या होता है, चर्च को दिया जाने वाला कर जो है, ठीक है, चर्च के नाम पर जो कर दिया जाता है वो ईमानदारी से पे करता है, ठीक है। ही वियर्स ए टैबर्ड स्मॉक एंड दैट रिफ्लेक्ट हिज पॉवर्टी, वो फटे पुराने से कपड़े पहनता था जो उसकी गरीबी को बयान करते थे। जूते और जो कपड़े थे वो फटे पुराने पहनता था जिससे उसकी गरीबी बयान होती थी। तो याद रखना प्लोमैन के बारे में, एक बात तो ये याद रखनी है कि ये पार्सन का ब्रदर था, पीजेंट क्लास से बिलोंग करता था, अच्छी क्रिश्चियन लाइफ जीता था, और टेथ जो है चर्च को दिया जाने वाला दान है वो, ठीक है, जो कर है वो रेगुलरली पे करता था। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट है द मिलर। द मिलर द मिलर इज बर्ली वर्कमैन हु ऑलवेज विंस प्राइज एट रेसलिंग। तो मिलर जो है बर्ली हट्टा कट्टा वर्कमैन है जो रेसलिंग करते हुए, कुश्ती करते हुए प्राइजेस जीते हैं बहुत सारे इसने। ही हैज़ अ हेड एंड बियर्ड ऑफ थिक रेड हेयर एंड हेरी वार्ट ऑन हिज नोज। याद रखना कि लाल रंग की दाढ़ी और लाल रंग के बाल हैं। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया कि किसके नाक पर एक मस्सा बना हुआ था, वार्ट होता है मस्सा, जिस पर बाल उगे हुए थे, अजीब सा मस्सा सा बना हुआ था उसके नाक पर और उस पर बाल आए हुए थे और लाल रंग के उसके बाल थे। ये याद रखना मिलर के बारे में। हिज नॉस्ट्रिल एंड माउथ आर इनॉर्मस, ठीक है, उसके जो नाक और मुंह बहुत बड़ा था। द मिलर इज़ अ बैफून हु टोल्ड डर्टी स्टोरीज एंड प्लेड बैगपाइप। वो बैगपाइप बजाता है। बैफून होता है जेस्टर, जो हंसी मजाक चुटकुले सुनाता रहता है, वो होता है। ही स्टील्स कॉर्न येट हैज़ अ थंब ऑफ गोल्ड। वो कॉर्न वगैरह चुराता है इसलिए उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा आता है, चोरी करता है, इसलिए उसको कहा गया कि थंब ऑफ गोल्ड था, वो चोरी करता था, चोरी करने में वो क्या है, निपुण था। अब देखो मिलर के बारे में क्या क्या बातें याद रखनी है, ठीक है। एक तो ये हट्टा कट्टा था। मेन बात इसके बारे में याद रखनी है कि इसके नाक पर एक वार्ट था और लाल रंग के इसके बाल थे, ठीक है। ये एक जेस्टर की तरह था, डर्टी स्टोरी सुनाता था, बैग पाइप अपने पास रखता था, उसको बजाता था। और थंब ऑफ गोल्ड किसके लिए यूज़ हुआ है, मिलर के लिए यूज़ हुआ है। ये 4-5 बातें याद रख लेना। नेक्स्ट जो है म्युनिसिपल, ठीक है। द म्युनिसिपल वर्क्स एट इंस ऑफ कोर्ट, ठीक है, कोर्ट में जो पर्सन रहते हैं, जो लॉयर वगैरह रहते हैं, वहाँ काम करता है। ही इज़ इन चार्ज ऑफ गेटिंग प्रोविज़न फॉर द कोर्ट, जो लॉ का काम करते हैं, ठीक है। 30 लॉयर्स का ग्रुप है, ठीक है, उनको खाना प्रोवाइड करने का इंचार्ज इसके पास है। ही ऑलवेज अहेड इन हिज डीलिंग, जो भी डीलिंग करता है उसमें आगे ही रहता है। इवन दो ही इज़ अनएजुकेटेड ही इज़ मोर क्लेवर दैन 30 लॉयर्स ही सर्व्स एंड एबल टू डिसीव दैम ऑल। मतलब 30 जो लॉयर्स हैं, ठीक है, उनको सर्व करता है, लेकिन उन सभी 30 के 30 लॉयर्स से ज़्यादा चालाक है ये, ठीक है, क्योंकि इसके पास इंस ऑफ कोर्ट का इंचार्ज है, ठीक है। इन वकीलों को खाना वगैरह या प्रोविज़न जो भी सामान चाहिए उसकी व्यवस्था करता है ये, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि इनसे ज़्यादा चालाक था, ठीक है। अनपढ़ होने के बावजूद भी 30 वकीलों से ज़्यादा चालाक था म्युनिसिपल। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट है रीफ, ठीक है। नाम से हमें ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि कोई लड़की हो, लेकिन ये मेल कैरेक्टर है, याद रखना, नाम में कंफ्यूज मत रहना। द रेव इज़ अ स्लैंडर
choleric man with closely cropped beard and stick thin legs। तो एक तो ये दुबला पतला है, ठीक है, इसको हैजा से ग्रस्त है। कोलरिक मैन का मतलब हैजे की बीमारी है। विद क्लोजली क्रॉप्ड हेयर, छोटे छोटे बाल हैं और पतली टांगे हैं। हिज रियल नेम इज़ ऑसवाल्ड, उसका रियल नाम क्या है? ऑसवाल्ड है, ये याद रख लेना कि उसका रियल नेम क्या है? ऑसवाल्ड है। नो ऑडिटर कैन इवन कैच हिम, कोई भी ऑडिटर जो है वो उसको पकड़ नहीं सकता था, ठीक है। किस तरीके से? ही नोज अकाउंट्स ऑफ हिज लॉर्ड्स स्टेट एक्सट्रीमली वेल, मतलब ये किसी के यहाँ अकाउंटेंट का काम किया करता था, एक अकाउंटेंट था, और कोई ऑडिट करने के लिए आता था तो कोई भी गलती भी हो जाती थी उसे पकड़ नहीं सकता था। एंड ऑल द फार्म मैनेजर्स, हर्ड्समैन एंड सर्वेंट्स फियर हिम, जितने भी फार्म मैनेजर हैं, सर्वेंट्स हैं, ठीक है, हर्ड्समैन हैं, वो उससे डरते हैं। द माइजरली रीव हैज़ hoarded so much money that he is wealthier than his master, तो किसी के यहाँ काम करता है और उसने इतना ज़्यादा पैसा कमा लिया है कि वो अपने मालिक से ज़्यादा भी हेरा फेरी करके उससे भी ज़्यादा अमीर हो गया है। ही इज़ टैलेंटेड कारपेंटर, वो एक कारपेंटर है, ठीक है। रीव एक कारपेंटर था पहले, बाद में वो एक अकाउंटेंट का काम करने लग गया। एंड ही ऑलवेज राइड्स लास्ट अमंग द कंपनी, कंपनी में सबसे लास्ट राइड करता था। ही रिसेंट्स द मिलर्स टेल अबाउट अ स्टूपिड ओल्ड कारपेंटर, तो मिलर एक कहानी सुनाता है, ठीक है, एक मूर्ख कारपेंटर के बारे में जिसकी वाइफ उसको धोखा वगैरह दे रही होती है, तो उस पर वो आपत्ति जताता है कि तुम मुझे सुना रहे हो, ठीक है। मिलर की टेल को वो क्या है, ऑब्जेक्शन करता है, ऑब्जेक्ट करता है कि ये टेल मुझे पसंद नहीं आई, ये टेल मत सुनाओ, तुमने टारगेट किया है मेरे को। अब देखिए, बात हम कर रहे थे रीव की। सबसे पहले क्या याद रखना है कि ओसवाल्ड इसका रियल नेम है और ये एक अकाउंटेंट का काम करता है, ठीक है, अपने मालिक के यहाँ किसी, और बहुत ही एक्सपर्ट अपने काम में, इतना ज़्यादा एक्सपर्ट है कि अपने मालिक से ज़्यादा अमीर हो गया है, ठीक है। और उसके बाद एक कंपनी की लास्ट में जितने भी लोग जा रहे हैं, सबसे लास्ट में जो चलने वाला है वो रीव है। एक बात याद रखना कि इसने मिलर के टेल पर ऑब्जेक्शन बताया था। ये चार बातें याद रखनी है रीव के बारे में। नेक्स्ट जो हमारा मेंबर है वो है द समनर। समनर होता है जो समन्स दे के आता है किसी को। द समनर प्रिजन ऑफिसर ऑफ द चर्च, ये चर्च का प्रिजन ऑफिसर है। जब किसी को सज़ा सुनाई जाती थी, समन भेजा जाता था, इसके थ्रू भेजा जाता था। हु कॉल्स पीपल फॉर ए चर्च ट्रायल, चर्च में जिनका ट्रायल होता था उनको पहले जो सज़ा वगैरह सुनाई जाती थी, फैसले होते थे, वो चर्च में होते थे, चर्च का कोर्ट बना होता था अलग से। ही इज़ एक्सट्रीमली अनअट्रैक्टिव, वो भद्दा सा है दिखने में। विद रेड कम्प्लेक्शन, पिम्पल्स, बॉयल्स, स्किन इन्फेक्टेड विद स्केल्स, उसके छोटे छोटे मुहासे वगैरह हुए पड़े हैं, स्केल्स निकले हुए हैं चेहरे पर, भद्दा सा दिखता है। तो पिंपल्स एंड बॉयल्स, ठीक है, और स्केल्स जैसे कांटे से लगे हों, तो ऐसा भद्दा सा दिखने वाला कौन था? समनर था, अनअट्रैक्टिव था। याद रह जाएगा, इस पर भी क्वेश्चन एक बार आया हुआ है कि बॉयल्स एंड पिंपल्स किसके थे? समनर के थे, ठीक है। उसके बाद ही लव्स ऑनियन एंड गार्लिक एंड व्हेन ही ड्रिंक्स ही स्पीक्स ओनली इन लैटिन, एटलीस्ट अ फ्यू लैटिन फ्रेजेस ही न्यूज़, मतलब जब वो ड्रिंक कर लेता था वो लैटिन लैंग्वेज बोलता था, थोड़े बहुत जो फ्रेजेस उसको आते थे उन्हीं को बोलता था। और प्याज और जो गार्लिक, ठीक है, लहसुन प्याज उसको पसंद था, तो जब वो बोलता था, शराब पी लेता था, उसके मुंह से एक बैड स्मेल आती थी, क्योंकि वो ऑनियन एंड गार्लिक का शौकीन है, तो बैड स्मेल आएगी, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो क्या याद रखना है समनर के बारे में? ठीक है, एक प्रिजन ऑफिसर था चर्च में ये, ठीक है, और अनअट्रैक्टिव था ड्यू टू पिंपल्स एंड बॉयल्स। उसके बाद बैड स्मेल आते थे ड्यू टू ऑनियंस एंड गार्लिक, और जब भी वो बोलता था लैटिन बोलता था शराब पीने के बाद। द समनर इज़ ऑल्सो नॉन हाउ टू स्विंडल पीपल, उसको पता था कि लोगों को धोखा कैसे देना है। नेक्स्ट जो हमारा मेंबर है वो है द पार्टनर। पार्टनर होता है सज़ा से माफ़ी दिलाने वाला, भगवान के घर से माफ़ी दिलाने वाला पार्टनर। द पार्टनर कमिंग स्ट्रेट फ्रॉम द कोर्ट ऑफ रोम, ये रोम के कोर्ट से आया था। और राइड्स विद द समनर, ये समनर के साथ साथ चल रहा है पार्टनर। ही हैज़ थिन येलो हेयर दैट ही लूप्स ओवर ही शोल्डर इन लॉन्ग एलेबोरेट स्टैंड एंड टू शो इट ऑफ राइट्स बेयर हेडेड, तो उसके क्या पीले रंग के बाल हैं, ठीक है, और लंबे लंबे बाल हैं, लॉन्ग एलेबोरेट हेयर है, और उनको खुले रखता है और शो ऑफ करने के लिए
वो सिर पर कोई टोपी वगैरह नहीं पहनता है। तो इसके लंबे लंबे बाल थे पार्टनर के, येलो कलर के, और ये कोर्ट ऑफ रोम से आया है। हिज वॉइस इज़ हाई एज गॉड्स, तो उसकी आवाज़ बकरी की तरह या बकरे की तरह ऊंची आवाज़ थी। पार्टनर हैज़ ए वेल स्टफ्ड फुल ऑफ पार्डन्स फ्रॉम होम, उसके पास एक बैग, एक पर्स था जिसमें बहुत सारी एप्लीकेशंस थी, माफ़ीनामे थे, ठीक है। हालांकि ये सारे फेक थे, वो सिर्फ शो ऑफ करने के लिए कंपनी में उसने दिखा रखे थे, ये सारे फेक थे। ही ऑल्सो हैज़ अ पिग बोन्स इन ग्लास रेलिक्वेरी, उसके पास अस्थियाँ रखने के लिए रेलिक्वेरी होती है, उसमें सूअर की हड्डियाँ रखी हुई थी, सूअर की अस्थियाँ थी। विच ही टेल्स पुअर पीपल आर द रेलिक्स फ्रॉम होली सेंट, वो कहता था किसी एक धार्मिक संत की अस्थियाँ हैं ये जो उसने संभाल के रखी हैं। ही यूजेस फॉल्स फ्लैटरी टू मेक फूल्स ऑफ बोथ प्रीस्ट एंड कॉमन पीपल, वो जितने भी धर्म अधिकारी प्रीस्ट वगैरह होते थे उनको और आम लोगों को मूर्ख बनाने के लिए फ्लैटरी यूज़ करता था। हाउएवर द पार्टनर इज़ गुड सिंगर एंड स्टोरी टेलर, ये अच्छा स्टोरी टेलर है और अच्छा सिंगर है, ये भी याद रखना। तो पार्टनर के बारे में क्या क्या बातें याद रखनी है हमें? पार्टनर के बारे में एक बात ये याद रखनी है कि पीले बाल थे उसके, लंबे लंबे पीले बाल थे, ठीक है, और इन बालों को वो खुला रखता था। उसके बाद क्या है, बेयर हेडेड जा रहा था। उसकी आवाज़ हाई थी, हाई पिच वॉल्यूम थी, ठीक है। उसके पास पार्डन्स थी काफ़ी सारी, पता चल जाएगा ये तो, ये सारी की सारी फेक थी, ठीक है। और जो रेलिक्स थी उसके पास, अस्थियाँ थी, वो पिग बोन्स थी, ओरिजिनल नहीं थी, ठीक है। फॉल्स फ्लैटरी यूज़ करता था लोगों को मूर्ख बनाने के लिए, ठीक है। अच्छा सिंगर और स्टोरी टेलर था। नेक्स्ट जो है लास्ट कैरेक्टर जो है हमारा द होस्ट, हम बात कर रहे हैं होस्ट की, जो हैरी बेली है। वो इस सारी कहानी को, जो मेन भूमिका है इसकी, पृष्ठभूमि है, वो तैयार करने वाला होस्ट है। ये टेल्स जो बताई जा रही हैं। द होस्ट हैरी बेली इज़ द ऑनर ऑफ टैबर्डिन, सबसे पहली बात, ये टैबर्डिन का मालिक है, इसका नाम हैरी बेली है। ही प्रपोजेस दैट इंस्टीड ऑफ राइडिंग डम एज स्टोन टू कैंटरबरी, मतलब पत्थरों की तरह गूंगे बहरे होकर कैंटरबरी जाना तो मज़ा नहीं आएगा, ऐसे सफ़र करते जा रहे हैं, कोई बात नहीं कर रहे हैं, चुपचाप जाने की बजाय। द पिलग्रिम्स शुड टेल ईच अदर टेल्स अलॉन्ग द वे टू कीप ईच अदर अम्यूज, एक दूसरे का मनोरंजन करने के लिए हम सारे के सारे जितने भी पिलग्रिम्स हैं वो कहानी सुनाएंगे, ठीक है। द होस्ट सेज दैट ही वुड जज द टेल्स, कि मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, अपने खर्चे पर जाऊँगा, ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारी कहानियों को जज करूँगा। बाय एन एनॉर्मस शो ऑफ हैंड्स द कंपनी एग्रीज टू टेक हिज एडवाइस, तो सारे तालियां बजाकर इस एडवाइस को ले लेते हैं। डिलाइटेड द होस्ट एक्सप्लेन द गेम, खुश होकर जो होस्ट है वो गेम को एक्सप्लेन करता है। गेम क्या थी ये ध्यान से समझ लेना। Each pilgrim will tell 2 story on the way to Canterbury and 2 more on the way to home, मतलब यहाँ से कैंटरबरी जा रहे हैं तो हर पिलग्रिम, हर तीर्थयात्री 2 कहानियाँ सुनाएगा, कंटिन्यू नहीं सुनानी, एक सुना दो, एक बाद में टर्न आ जाएगी फिर सुना देना। 2 कहानियाँ जाते हुए सुनानी है, 2 कहानियाँ आते हुए सुनानी है। तो प्लान क्या था, 29 + 1 30 पर्सन थे, ठीक है। हर बंदे को 4 कहानियाँ सुनानी थी, टोटल 120 स्टोरी लिखने का प्लान था किसका, चौसर का, लेकिन सिर्फ 24 कहानियाँ ही लिख पाया, उसके बाद ये रह गई थी, उनकी डेथ हो गई और उसके बाद ये लिखा नहीं गया। क्या है, whoever tell the best story, that is to say the ones that give the most significance and pleasure, will have a free meal at the tavern upon his return, paid by all the rest of pilgrims, मतलब जो जिसकी कहानी सबसे बेस्ट होगी, जो 4 कहानियाँ सुनाएंगे, हर 4 कहानियाँ सुनाएंगे, जिसकी कहानियाँ मुझे सबसे बढ़िया लगेंगी उसको एक फ्री मील दिया जाएगा और उस मील का खर्चा बाकी इस कंपनी के लोग पे करेंगे, मतलब वो खाना वगैरह कुछ मर्जी खाए वो फ्री होगा उसके लिए, और जितने भी कंपनी में पर्सन हैं वो कॉन्ट्री करके उसके पैसे पे करेंगे। हालांकि उसको पैसे मिल जाएंगे, हैरी बेली को मिल जाएंगे, लेकिन द होस्ट डिसाइड दैट ही विल राइड विद द पिलग्रिम्स एट हिज ऑन कॉस्ट, कि मैं खर्चा खुद लगाऊंगा, ये नहीं कि तुम्हारे साथ जाऊंगा और मैं घूम भी आऊँगा और तुम्हारे खर्चे पर, ऐसा नहीं है, खर्चा मेरा होगा। टू सर्व द गाइड इन दिस मैरीमेंट, तो मैं क्या है कि इस प्रसन्नता वाली यात्रा पर जा रहे हैं, तुम्हारे गाइड के रूप में काम करूँगा। एनी पिलग्रिम दैट डिसएग्री विद द जजमेंट विल हैव टू पे ऑल द एक्सपेंसेस ऑफ द जर्नी, ठीक है। एनी पिलग्रिम दैट डिसएग्री विद हिज जजमेंट विल हैव टू पे ऑल द एक्सपेंसेस ऑफ द जर्नी, कोई भी अगर यात्री उनमें से, कोई भी कंपनी में से उसके जजमेंट से डिसएग्री होता है तो सारा खर्चा उसको पे करना पड़ेगा, कि हम मेरी बात नहीं मानेगा जो मैंने जजमेंट दिया है, तो जितना भी मेरा खर्चा आएगा वो खर्चा उसको पे करना पड़ेगा। तो ये थे हमारे जो प्रोलॉग में कैंटरबरी टेल्स के
जो मुख्य करैक्टर्स हैं, ठीक है, वो अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए हैं, मेन बातें सबकी बता दी हैं जो याद रखने वाली हैं, जिनसे वन लाइनर क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है। तो ये कुछ बातें याद रखनी पड़ेंगी, आप पढ़ेंगे तो उससे भी इतना ही क्लियर होगा आपको। आप अच्छे से इस पोएम को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट हम करेंगे इसकी टेल्स, ठीक है। तो वीडियोस को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जितनी भी टेल्स वगैरह हैं वन बाय वन आपको मैं करवा रहा हूँ। तो इसकी जो टेल्स हैं, एक वीडियो में जितनी भी टेल्स हैं 20 टेल्स हैं, तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि 20 की 20 टेल्स आपको एक ही वीडियो में, वीडियो लेंथी हो जाएगी। तो अपन क्या करेंगे, 2 या 3 वीडियोज़ में जितनी भी टेल्स हैं, ठीक है, कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा आपको टेल्स बताने की कोशिश करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।